नमस्कार, मैं मनोज सर। पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम चर्चा करेंगे विशिष्ट बालक किसे कहते हैं या विशिष्ट बालक का अर्थ व परिभाषा क्या है। ये एक प्रकार से एक्सेप्शनल चाइल्ड किसे कहा जाता है, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए। सेटेट वगैरह में अक्सर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न मिलते हैं और इनसे रिलेटेड प्रश्न मिलते हैं। समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, सृजनात्मक बालक। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। आज ज़्यादा समय का ये टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टाइम लेंगे हम आपका। विशिष्ट बालक का अर्थ हुआ परिभाषा, आज इस पे बात की जा रही है। तो आपको तो कुछ ना कुछ ये समझ में आ ही रहा होगा कि आखिर विशिष्ट बालक किस बालक को कहते हैं या कौन बालक विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो चलिए हम विशिष्ट बालक का अर्थ दरअसल देखा जाए तो अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया है। ठीक है, यानी शिक्षा कुछ प्रतिभावान को, तो कुछ सृजनात्मक बालक को, तो कुछ किसी भी प्रकार की अपंगता, दिव्यांगता या विकलांगता को धारण करने वाले बालक को प्रायः विशिष्ट बालक को की कैटेगरी में रखता है या विशिष्ट बालक मानता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम साधारण रूप में देखें तो विशिष्ट बालक उस बालक को कहा जाता है जो किसी भी प्रकार से सामान्य बालक से अलग एक क्षमता रखता हो, सामान्य बालक से अलग भिन्नता रखता हो, सामान्य बालक से अलग योग्यता रखता हो, तो प्रायः उसको हम विशिष्ट बालक के रूप में मानते हैं कि यह विशिष्ट बालक है। अब कुछ परिभाषाएं देख लें तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में अक्सर परिभाषा मिल जाती है। तो श्रीमती राजकुमारी शर्मा ने विशिष्ट बालक को क्या कहा, किस तरह से परिभाषित किया। इनके अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए, अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, यानी जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है, यानी वो उसका विशिष्ट बालक। यानी विशिष्ट बालक, श्रीमती राजकुमारी शर्मा कहते हैं कि विशिष्ट बालक वह बालक है जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। ठीक, दूसरी परिभाषा हम क्रो एंड क्रो की देख लें। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है, जबकि इस लक्षण को सामान्य रूप से रखने से प्रत्यय की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान प्राप्त कर सकता है और इससे उसकी व्यवहार की अनुक्रियाएं व क्रियाएं प्रभावित होती है। ठीक, तो ये क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा रही। दूसरी परिभाषा WM क्रूक्सशैंक के अनुसार, क्रूक्सशैंक, इनकी भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में मिल जाता है। क्रूक्सशैंक क्या कहते हैं कि एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक बुद्धिमानी और समाज के आधार पर सामान्य बालक की अपेक्षा गुणों में अधिक विकसित हो तथा सामान्य शिक्षा कक्ष में शिक्षण के कार्यक्रम के मध्य उसे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता हो, तो उसे हम प्रायः विशिष्ट बालक मानेंगे। ठीक, किर्क के अनुसार, किर्क के शब्दों में देख लेते हैं। विशिष्ट बालक मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होता है। उसकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे स्कूल के सामान्य कार्यों में तथा विशिष्ट सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।
ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अन्वेषण की भी चाहिए। ऐसी दशा में उनकी सामर्थ्य का सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। यानी इन्होंने भी अपनी परिभाषा में प्राय सामान्य बालक से अलग भिन्नता रखने वाले को मानते हैं। ये हेवेट तथा फॉर्नेस ने परिभाषा दिया है, व्यक्तिगत विशिष्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां तथा क्षमताएं विचित्र हों, अर्थात सामान्यतः ऐसे गुण दुर्लभ हों। ऐसी क्षमताएं उसकी प्रवृत्ति तक तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती हैं। इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक के रूप में परिभाषित होते हैं। ऐसे बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों के बीच में पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हेवेट तथा फॉर्नेस की थी। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो विशिष्ट बालक क्या है? देखिए, हम पूरी परिभाषाओं का एक निचोड़ बताते हैं कि पूरी परिभाषाओं का निचोड़ क्या है ना। समरी के रूप में आप ये जानिए कि विशिष्ट बालक वह है जो उन बालकों से भिन्न है। विशिष्ट बालक वह बालक है जो उन बालकों से भिन्न है जो कि शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक व सामाजिक गुणों में औसत है। यानी सामान्य बालक से ये भिन्न होते हैं तथा शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक व सामाजिक गुणों में भी ये औसत के होते हैं। उन्हें हम सामान्य बालक के रूप में मानते हैं। अब हम विशिष्ट बालक की विशेषताएं देख लेते हैं कि विशिष्ट बालक की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ये विशिष्ट बालक प्राय परिभाषाओं के आधार पर देखा जाए तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। ठीक है, ये विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तथा शारीरिक बनावट भी अच्छी रखते हैं। सामान्य बालकों से ये भिन्न होते हैं। ठीक, दूसरी क्या है? प्रतिभाशाली बालक मानसिक बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते। प्रतिभाशाली बालक तीव्र शारीरिक विकास की सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला, ऐसे बालक कक्षा कक्ष में बताई गई बातों पर सामान्य बालकों की अपेक्षा ठीक से समझ लेते हैं। उन्हें असफलता हाथ बहुत कम लगती है। अच्छी समझ के कारण उनकी शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होती है। उनमें नकारात्मक संवेग, क्रोध, घृणा, ये सारी चीजें प्राय कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, यानी ये जो विशेषता बताई जा रही है, ये कुछ परिभाषाओं में विशिष्ट बालक को प्रतिभाशाली बालक के रूप में परिभाषित किया गया है। उसी के आधार पर प्राय ये बताया जा रहा है। उसमें नकारात्मक संवेग, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि का प्रयोग बहुत कम देखा जाता है। ऐसे बालक सकारात्मक संवेगों तथा स्नेह, आनंद का भी अनुभव करते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो ये तो परिभाषा इसके आधार पर देखा जाए। अब अगर हम देखें तो एक चीज ये जानिए कि विशिष्ट बालक वह बालक कहलाता है जो सामान्य बालक से अलग योग्यता रखता है। ठीक है, सामान्य बालक से अलग योग्यता रखने का मतलब क्या है? जैसे एक सामान्य आईक्यू वाला कोई व्यक्ति हो और एक सामान्य आईक्यू से या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, तो वह विशिष्ट कैटेगरी में आता है। उसे विशेष बालक के रूप में हम देखते हैं। ऐसे बालकों की पहचान कैसे किया जाए, इसे देखा जाए। अगर हमें विशेष बालकों की पहचान करना है तो अमूमन हमने कहा कि जो बालक सामान्य बालक से अलग योग्यता रखता है उसे हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे अगर पहचानने की बात है तो विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए कुछ मानक परीक्षण बनाए गए हैं जिन्हें विद्यालयों में प्रयोग में लाया जा सकता है। कुछ ऐसे परीक्षण हैं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके आधार पर हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ये सामान्य बालक है, ये विशिष्ट बालक है, ठीक है, या ये योग्य बालक है, ये निर्योग्य बालक है। ठीक है, हम उस मानक परीक्षण के आधार पर ये चीजें जान सकते हैं। ठीक, तो जो परीक्षण का प्रयोग किया जाता है वो मुख्यतः देखिए निम्न है। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है। ठीक, और अब इसमें है क्या कि दरअसल इन्होंने कैटेगरी के अनुसार बांट दिया।
ठीक, कैटेगरी के अनुसार क्या बांटा है, जैसे अगर हमें प्रयोग के आधार पर, परीक्षण के आधार पर यह पता लगाना है कि कौन सा बालक विशिष्ट कैटेगरी का बालक है, ठीक है, तो इसमें एक सृजनात्मकता को इन्होंने शामिल कर दिया कि सृजनात्मक बालकों की पहचान के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, सबसे पहले यही देख लेते हैं इस, क्योंकि ये भी सृजनात्मक बालक भी विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं, सामान्य बालक से ये अलग होते हैं, इनमें सृजन की क्षमता होती है, कुछ नया करने की क्षमता होती है, इसलिए ये भी विशिष्ट बालक से अलग होते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं, सृजनात्मक बालक की पहचान की क्या परीक्षण है। इसके लिए जो परीक्षण वर्तमान मानों में प्रचलन है वे है बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण। भाई इंपॉर्टेंट है ये, बाकर मेहंदी का जो परीक्षण है वो सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण है। बाकर मेहंदी का परीक्षण, ये सृजनात्मक क्षमता के लिए हम बाकर मेहंदी के परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा था डॉक्टर पासी का सृजनात्मक परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पासी का सृजनात्मक परीक्षण। फिर एसपी मल्होत्रा एवं सुचिता कुमारी का भाषा सृजनात्मक परीक्षण आता है। वीपी शर्मा तथा जेपी शुक्ला का वैज्ञानिक सृजनात्मकता का शाब्दिक परीक्षण आता है। के एन शर्मा का अपसारी उत्पादन योग्यता परीक्षण आता है। मंदबुद्धि या पिछड़े बालकों की पहचान, देखिए, ठीक है, तो ये तो हमने किसके आधार पे किया, ये अमूमन हम सृजनात्मक बालकों के लिए हमने जो परीक्षण बनाया है, जिसमें बाकर मेहंदी का परीक्षण है, एसपी मल्होत्रा का परीक्षण है, डॉक्टर पासी का परीक्षण है, सुचिता कुमारी का परीक्षण है, बीपी शर्मा का और जेपी शुक्ला का परीक्षण है तथा के एन शर्मा का परीक्षण है। ये सृजनात्मक बालकों के लिए प्रायः इस तरह के परीक्षण का प्रयोग करते हैं। दूसरी परीक्षण है मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों की पहचान हम कैसे करते हैं। ठीक, इसके लिए मंद बुद्धि बालकों के लिए हमें क्या करना है, किस तरह के परीक्षण का प्रयोग करना है, हम इसको देखते हैं। सृजनात्मक बालक तो हमने देख लिया, अब हम मंद बुद्धि के बालकों की बात कर लें। मंद बुद्धि बालकों के लिए देखिए, पहला है सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। दो तरह के बुद्धि परीक्षण देखे जाते हैं, एक सामान्य बुद्धि परीक्षण देखे जाते हैं और एक मानकीकृत उपलब्धि बुद्धि परीक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परीक्षणों द्वारा विशिष्ट बालकों की पहचान कर उनकी सूची तैयार कर ली जाती है और परिस्थिति के अनुसार उन्हें शैक्षिक उपचार हेतु जो कह रहा आटो के अनुसार विशिष्ट बालकों के प्रति शिक्षा शास्त्रियों ने निम्नलिखित 3 उत्तरदायित्व बताए हैं। पहला क्या है, पहला इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक अवस्था से ही विशिष्ट बालकों की पहचान करना। दूसरा, उन्हें एक ऐसा शैक्षिक वातावरण प्रदान करना जिससे वह प्रत्येक क्षेत्र में अपना पूर्ण विकास कर सकें। तीसरा, विशिष्ट बालकों हेतु व्यक्तिगत विकास के लिए निर्देशन देना एक अध्यापक के लिए बड़ा दायित्व होता है। ठीक, और चौथा है इस प्रकार के बालकों की सूची भी तैयार की जानी चाहिए जिन्हें विद्यालय में प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के प्राप्त के बीच अध्ययन। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो परीक्षण है वो सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानकीकृत बुद्धि परीक्षण है। इसके आधार पर हम प्रायः बुद्धि का, मंद बुद्धि बालकों का परीक्षण करते हैं। अब विशिष्ट बालकों के प्रकार की बात कर लें, वर्गीकरण की बात कर लें, तो विशिष्ट बालकों का हम कितने प्रकार से वर्गीकृत किए हैं, टाइप्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्सप्रेशनल चिल्ड्रेन। ठीक है, तो विशिष्ट बालकों के हम पहचान के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कि हम कैसे विशिष्ट बालकों को कितने प्रकार से बांटे हैं। विशिष्ट बालकों को अनेक प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। सामान्यतः इनके कुल 6 श्रेणियों में इनको विभक्त किया गया है। कुल कितने, 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के अनुसार 2 या इससे अधिक विशिष्ट बालकों के समूह आते हैं। ये श्रेणियां या समूह निम्नलिखित हैं। ठीक, पहला है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। ठीक, पहला बौद्धिक रूप से भिन्न बालक है। ठीक है, अब बौद्धिक रूप से जो भिन्न बालक है उसमें मानसिक रूप से मंद बुद्धि या पिछड़ा, दूसरा शैक्षिक रूप से पिछड़ा, ठीक है, तीसरा प्रतिभावान, चौथा सृजनात्मक। ठीक, यानी ये बौद्धिक आधार पर अगर हम करें तो बौद्धिक आधार पे हम विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, मानसिक रूप से मंद या पिछड़े बालक को ले, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को लिया जाता है। ठीक है, दूसरा हम शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक लेते हैं, यानी
एजुकेशनली रिटार्डेड चाइल्ड को लिया जाता है। तीसरा है प्रतिभावान यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन को लिया जाए। चौथा सृजनात्मक यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन को लिया जाए। तो इस तरह से हम बौद्धिक रूप से भिन्न बालक बुद्धिमत्ता के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के आधार पर हम प्रायः विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया। ठीक, इसके बाद हम शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का वर्गीकरण कर लेते हैं। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं, यानी विकलांग अक्षम बालक आता है। पहला है विकलांग अक्षम बालक आएगा, अपंग बालक जिसको हम कहते हैं। ठीक, दूसरा है चिरकालिक बीमार या क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य। तीसरा है श्रवण क्षतियुक्त। चौथा है दृष्टि क्षतियुक्त और पांचवा है बहुल विकलांगता। ठीक है, यानी अगर हम शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का पता लगाएं तो इसमें चिरकालिक बीमार या क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य है किसी का, तो वो शारीरिक रूप से भिन्न बालक होगा। विकलांग या अक्षम या अपंग कोई बालक है, या सुनने की क्षमता नहीं है, श्रवण क्षतियुक्त बालक है, या फिर दृष्टि क्षतियुक्त बालक है, या फिर उसमें बहुल विकलांगता है। तो इस तरह से ये शारीरिक रूप से इसका वर्गीकरण करते हैं। तीसरा मौखिक संचार में भिन्न बालक। मौखिक संचार में भिन्न बालक यानी एक प्रकार से डिफरेंट इन ओरल कम्युनिकेशन चिल्ड्रंस की बात की जा रही है। डिफरेंस इन ओरल कम्युनिकेशन चिल्ड्रन। ठीक है, इसके आधार पे हम विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला है वाक क्षतियुक्त बच्चा, यानी कोई ऐसा बच्चा जिसे वाक क्षतियुक्त हो। ठीक, दूसरा भाषा विकलांगता हो। तो इस आधार पे हम मौखिक संचार की बात कर लेते हैं। ठीक, अगला मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक कौन है, यानी साइकोसोशली डिफरेंट चिल्ड्रन की बात की जा रही है। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक पहला है संवेगात्मक रूप से अशांत होगा। दूसरा सामाजिक रूप से कुसमायोजित होगा। तीसरा समस्यात्मक बालक होगा और चौथा अपराधी बालक होगा। ये मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक के रूप में देखा जाता है। पांचवा सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक की हम बात कर लें तो अधिगम असुविधा युक्त बालक को लिया जाता है। इसमें सांस्कृतिक रूप से वंचित अल्पसंख्यक को लिया जाता है। ठीक, तो ये जो है ये प्रायः सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक के आधार पर देख लिया हमने। फिर वंचन के आधार पर अगर हम भिन्न बालक की बात कर ले तो वंचन के आधार पर सामाजिक रूप से वंचित बालक हो जाए, आर्थिक रूप से वंचित बालक हो जाए, या अधिक समूहों और श्रेणियों में से भिन्न हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये वंचित बालक के रूप में देख लिया गया। यानी ये जो चीजें थी यह एक प्रकार से विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण था। तो विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण हमने कितने रूपों में देखा, यानी पहले अगर हम बात कर लें तो बौद्धिक रूप से देख लिया हमने। ठीक है, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक आ गया। ठीक, इसके बाद दूसरा शारीरिक रूप से भिन्न बालक, यानी एक तो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक हो गया और दूसरा शारीरिक रूप से भिन्न, यानी बुद्धिलब्धि के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर जो डिफरेंट चाइल्ड होते हैं उनकी बात की जा रही है। फिजिकली डिफरेंट चिल्ड्रन के आधार पर भी विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके अलावा मौखिक संचार के आधार पर, मौखिक संचार में भिन्नता के आधार पर विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर वंचन के आधार पर भिन्न बालकों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये तो विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण रहा। ठीक, यानी सीटेट के लिए एक अच्छा और एक बेहतरीन टॉपिक विशिष्ट बालक। आप ये समझिए कि एग्जाम वगैरह में इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में देखा जाता है विशिष्ट बालक। एग्जाम में अक्सर मिलता है विशिष्ट बालक। तो आज हम विशिष्ट बालक की अर्थ व परिभाषा को देखा। नेक्स्ट हम फिर इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज यहीं तक। थैंक यू।